आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि एक परमाणु हमले की स्थिति में असल में क्या किया जा सकता है। हम तथ्यों पर नजर डालेंगे, ये समझेंगे कि ऐसे हमले के दौरान और बाद में क्या होता है, और सबसे अहम बात, बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सोचने वाली बात है ना? मतलब अगर कोई आग के गोले और धमाके की लहर से बच भी गया, तो इसका यह मतलब नहीं कि सब ठीक हो गया। ये लाइन स्थिति की गंभीरता को एकदम साफ कर देती है। जो पहला धमाका है, वो तो बस एक शुरुआत है। असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक परमाणु विस्फोट के पहले ही सेकंड में ऐसी चीजें होती हैं जो सोचना भी मुश्किल है, अविश्वसनीय रूप से तेज और हिंसक। और अगर बचने की कोई रणनीति बनानी है तो इन्हें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, एक आग का गोला। जरा सोचिए, एक ऐसा गोला जो सूरज के कोर से भी ज्यादा गर्म है। इतना गर्म कि 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ही ये अपने आसपास की हर चीज को तुरंत भाप बना देता है। मतलब इस दायरे में किसी भी चीज के बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आग के गोले के ठीक साथ ही एक और चीज होती है जिसे कहते हैं थर्मल फ्लैश। ये असल में गर्मी और रोशनी का एक जबरदस्त विस्फोट है। इस हथियार की 1/3 से ज्यादा ऊर्जा इसी में होती है, और ये प्रकाश की गति से फैलती है। यानी मीलों दूर भी ये आसानी से गंभीर जलन पैदा कर सकती है और चीजों में आग लगा सकती है। और फिर आती है धमाके की लहर। ये क्या है? असल में हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई अचानक आए हुए हवा के दबाव की एक दीवार। इसे ओवर प्रेशर कहते हैं, और यही वो चीज है जो इमारतों को ताश के पत्तों की तरह गिरा देती है। सबसे ज्यादा भौतिक तबाही इसी से होती है। और यहां पर एक काफी हैरान करने वाली बात है। देखिए, सिर्फ 5 psi मतलब 5 पाउंड प्रति वर्ग इंच का अतिरिक्त दबाव, बस इतना सा ओवर प्रेशर काफी है ज्यादातर घरों को मलबे में बदलने के लिए। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन जब आप इसे पूरी इमारत की सतह पर आंकते हैं ना, तो ये सैकड़ों टन के बल के बराबर हो जाता है। सोच कर देखिए। तो ये जो तबाही है, इसका स्तर इस बात पर भी निर्भर करता है कि धमाका हुआ कहां है, हवा में या जमीन पर। इन दोनों तरह के विस्फोटों का असर और उनसे बचने के तरीके एकदम अलग होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हवाई विस्फोट, जैसा कि नाम से ही साफ है, जमीन से काफी ऊपर वायुमंडल में होता है। इसका मकसद होता है धमाके की लहर को ज्यादा से ज्यादा बड़े इलाके में फैलाना, ताकि शहरों को अधिकतम नुकसान हो। दूसरी तरफ है जमीनी विस्फोट। ये जमीन पर या उसके बिल्कुल पास होता है। इससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बनता है, और ये जमीन से टनों मिट्टी, धूल, मलबा सब ऊपर खींच लेता है। और यही अंतर फॉलआउट के लिए सबसे अहम है। और इसी बात से हम आते हैं परमाणु विस्फोट के बाद के सबसे अलग और सबसे लंबे समय तक रहने वाले खतरे पर, रेडियोधर्मी फॉलआउट। ये एक अदृश्य खतरा है, एक ऐसा दुश्मन जिसे न देखा जा सकता है, न महसूस किया जा सकता है। तो ये फॉलआउट है क्या आखिर? आसान शब्दों में, ये वही धूल और राख है जो धमाके से ऊपर उठी थी, लेकिन अब ये बम के बेहद जहरीले रेडियोधर्मी कणों से मिल चुकी है। ये मिश्रण हवा में ऊपर जाता है और फिर हवा के साथ बहते हुए धीरे धीरे नीचे गिरता है। और इसका जो सबसे बड़ा शुरुआती खतरा है, वो है गामा विकिरण। ये ऐसी किरणें हैं जो इंसान के शरीर के आर पार जाकर सीधे कोशिकाओं को तबाह कर सकती है। लेकिन इस सब के बीच एक आशा की किरण भी है। वो ये कि फॉलआउट से निकलती विकिरण काफी तेजी से कम होती है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है 7 का नियम। मतलब हर 7 गुना समय बढ़ने पर विकिरण की तीव्रता 10 गुना कम हो जाती है। देखिए, 1 घंटे बाद जो 100% है, वो 7 घंटे बाद सिर्फ 10% रह जाती है, और लगभग 2 दिन बाद सिर्फ 1%। और इसी वजह से पहले 48 घंटे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के साथ करना क्या है? असल में कदम क्या उठाने हैं? अच्छी खबर यह है कि विशेषज्ञों और सरकारी एजेंसियों ने बचने के लिए बिल्कुल साफ और सीधे कदम बताए, खासकर उन पहले 48 घंटों के लिए। पूरा का पूरा प्लान इन 3 आसान चरणों पर टिका है। अंदर जाएं, अंदर रहें और सूचना सुनें। याद रखना बहुत आसान है, और यही तुरंत बचने की कुंजी है। चरण 1, अंदर जाएं। जैसे ही मौका मिले, सबसे पास की सबसे मजबूत इमारत के अंदर चले जाना है। ईंट,
कंक्रीट या पत्थर की बनी इमारत सबसे अच्छी होगी। अगर बेसमेंट मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। आइडिया सिंपल है, अपने और बाहर के विकिरण के बीच में जितना ज्यादा घना और मोटा पदार्थ ला सको उतना बेहतर। चरण 2, अंदर रहें। एक बार अंदर आने के बाद बाहरी दुनिया से खुद को सील करना है। मतलब सब दरवाजे, खिड़कियां, यहां तक कि फायरप्लेस के छेद सब कुछ बंद कर दो। पंखे, एसी, हीटर, जो भी चीज बाहर से हवा अंदर खींचती हो उसे बंद कर दो। और परिवार या पालतू जानवरों को खोजने के लिए बाहर जाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कम से कम 48 घंटे या जब तक आधिकारिक निर्देश ना मिले अंदर ही रहना है। और आखिरी लेकिन उतना ही जरूरी चरण, सूचना सुने, खबरों पर बने रहो। ऐसे में एक बैटरी से चलने वाला या हाथ से चलने वाला हैंड क्रैंक रेडियो जान बचा सकता है, क्योंकि आधिकारिक चैनलों से ही पता चलेगा कि बाहर निकलना कब सुरक्षित है, कौन से इलाके ज्यादा खतरनाक है और मदद कहां मिल सकती है। तो मान लीजिए पहला खतरा टल गया, लेकिन उसके बाद क्या? अब नजर डालते हैं उन बड़ी बड़ी चुनौतियों पर जो बचे हुए लोगों और पूरी दुनिया के सामने खड़ी होंगी। ये एक ऐसी नई हकीकत होगी जिसे पहचानना भी मुश्किल होगा। सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था। लाखों लोग जले हुए, धमाके से घायल, विकिरण से बीमार। इस हालत में अस्पताल और चिकित्सा कर्मचारी पूरी तरह से चरमरा जाएंगे। एक मामूली सी चोट भी जानलेवा साबित हो सकती है। फिजिशियंस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे अंतिम महामारी कहती है। अंतिम इसलिए क्योंकि इसका इलाज करने के लिए कोई चिकित्सा प्रणाली ही नहीं बचेगी। और इसका असर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक स्तर पर इसके नतीजे सोचना भी मुश्किल है। खाना, पानी, सब कुछ दूषित हो जाएगा। हमारी ओजोन परत को भारी नुकसान पहुंचेगा। और शायद सबसे डरावना विचार है परमाणु शीतकाल का। मतलब जलते हुए शहरों से इतनी कालिख निकलेगी कि यह सूरज की रोशनी को सालों तक रोक सकती है। इससे पूरी दुनिया का तापमान गिर जाएगा, फसलें तबाह हो जाएंगी और भुखमरी फैलेगी। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, कुछ लोग बच गए, लेकिन क्या इंसानी समाज, पूरी की पूरी सभ्यता इतनी बड़ी तबाही से उभरकर दोबारा खड़ी हो सकती है?